हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये मिशन गंगा विजय के तहत तीसरा टेस्ट सीरीज है, थर्ड टेस्ट है ये। इससे पहले 2 कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, उनके एक्सप्लेनेशन सहित पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हो। केबीसी नैनो की जो बुक आती है वो हम लगभग में कंप्लीट कर चुके हैं, उसका कुछ सेक्शन बाकी है मुझे पता है। जैसे ऊर्जा, बिहार में जो ऊर्जा केंद्र है या बिहार सरकार की जो योजनाएँ हैं, करेंट अफेयर, ये बाकी है, ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले इसके 7 टेस्ट हैं इस सीरीज़ के। उसके बाद फिर से हम नया सीरीज़ लेके आएंगे बिहार के टेस्ट का। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यूस चलता रहेगा अपना टेस्ट, ओके। जो आस्था वगैरह का आता है उस सब का भी करेंगे हम टेस्ट इसी पर। तो शुरू करते हैं आज का। रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है? रेडियो धार्मिकता की कैंडेला, फर्मी, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम। तो पॉज करके वीडियो ट्राई कर लेना खुद से, आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो रेडियो धर्मता की इकाई क्या है? इसकी इकाई है क्यूरी। क्या होता है ये कि प्रति सेकंड कितने विखंडन होते हैं किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ में, उसी को बोला जाता है रेडियो धर्मिता की इकाई में, उसी को हम नापते हैं। और रेडियो सक्रियता जो होती है उसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल। होता क्या है ना कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो अपने आप ही अल्फ़ा, बीटा, गामा कण को उत्सर्जित करते रहते हैं, इन किरणों को। समझ गए? जैसे रूम में अगर यूरेनियम रख दोगे, पूरा रूम अपने आप गर्म हो जाएगा। अगला है सूची सुमेलित करना। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरोटोमीटर, लक्समीटर। तो स्टेथोस्कोप का क्या काम? ये क्या करती है? हृदय की ध्वनि सुनने के काम आता है, जो डॉक्टर लोग लटका के चलते रहते हैं कान में लगा के, ओके। उसके बाद से स्फिग्नोमेट्रोमीटर क्या करता है? ये रक्तचाप मापने का होता है। कैरोटोमीटर क्या काम करता है? ये कैरोटो ऐसे याद रखना है, कैरेट सोने की शुद्धता। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए का 3 सी आंसर हो जाएगा। ए का 3 एक में ही दिया है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, तो सी आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। आकाश का नीला रंग इस प्रकार होता है: प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो तीसरा क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश को बिखेर देते हैं और श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, जिस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समझ गए? प्रकीर्णन के कारण। स्कैटरिंग। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड। तो चौथा का क्या आंसर होगा? सिल्वर ब्रोमाइड का। बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, घटना चक्र में जाके देखना। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? गैर सेल्यूलोसी, जो सेल्यूलोज से नहीं बना, उसका उदाहरण है। पांचवा का क्या होगा? नाइलॉन। यह श्रृंखला तो ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना अधिक हो रेशे कहलाते हैं, ठीक है। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ओके, जो हम लैब में बनाते हैं। कुछ रेशे पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कपास, ऊन, ये सब भी तो रेशा ही है। और बाकी जो होता है जिसको हम बनाते हैं, जैसे रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, इसीलिए ये है नाइलॉन इसका, ओके। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सा है? मच्छरों के नियंत्रण के लिए पिछली बार 2021 के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि निम्न से कौन कौन से ऐसे हैं जो नेचुरल रूप से मच्छरों को कम कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। छठा का क्या आंसर होगा? छठा का होगा गैम्बूसिया नामक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मृत जीव व हाइड्रिला पौधे आदि होते हैं। तो ये गैम्बूसिया जो है ये मच्छरों को कंट्रोल करते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़, ये तो सबको पता होगा। 7 का क्या हो जाएगा? डी, चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फख्ता, कौवा, कबूतर। दुग्ध उत्पादित करने वाला पक्षी। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? कबूतर।
स्तनपायी जीवों में केवल मादा ही दूध पिला सकती है, परंतु कबूतर में नर और मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। ऐसा एक ही पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। कबूतर की गर्दन में थैली है जैसी बनावट होती है जिससे तरल पदार्थ निकलता है, जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। उसकी गर्दन के पास एक थैली होती है जिससे तरल पदार्थ निकलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन बने होते हैं हिस्टोन से, लाइपोप्रोटीन से, हाइड्रोकार्बन से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन किसके बने होते हैं? नौमा का डी। डीएनए का वह खंड जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसी को जीन कहा जाता है। आनुवांशिक सूचना, जेनेटिक जो होती है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसमें होती है वो जीन में ही होते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जीन द्वारा ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। और जीन शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? जॉनसन ने। जॉनसन। अगला है कि निम्न से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? हृदयघात के जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द। तो 10वां क्या आंसर हो जाएगा? जी मचलाना होगा, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द। 1, 2, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सिर दर्द लक्षण नहीं होता हार्ट अटैक के। अभी तो बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में मिलता है 11 का, लौ, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं 65%। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20 से 29% पाई जाती है। अगला है मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद द्वारा परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, स्टेपीज। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? दृष्टिपटल। मोतियाबिंद आंखों का एक सामान्य रोग है। आंखों का लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को ही मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है। अतः लेंस रेटिना को स्पष्ट चित्र नहीं भेज पाता और जिससे वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 13वें पर। महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? महिलाओं की बात कर रहा है, उनके अंडाणु उत्पादन कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो 13 का क्या आंसर होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका निर्माण पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। ठीक है। यह महिलाओं में डिब ग्रंथि पुटिका या पुरुषों में लेडिंग सेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए? बाकी इसका डिटेल तुम्हें उसमें मिल जाएगा। और पुरुषों में इसी के कारण टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके। पुरुषों में कौन सा सार्वित होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। इसका आंसर तो ए होगा। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके। 13 का आंसर ए होगा। अगले पर चलते। एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु, उपरोक्त सभी के लिए। उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? संचार के लिए भी, मौसम के लिए भी, कृषि वानिकी के लिए भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, ये एस्ट्रोजन मैंने क्यों बोला था इसका, वैसे इसका आंसर ए है। जब महिलाओं में या पुरुषों में जब लैंगिक लक्षण आने लग जाते हैं ना, लैंगिक लक्षण, तब 2 तरीके के हार्मोन दोनों शरीर से निकलते हैं, दोनों को, महिला के अलग से, पुरुष के अलग से। तो पुरुषों में कौन सा निकलता है? पुरुषों में निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन। ओके। अब महिलाओं में कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। इसको लैंगिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये लैंगिक लक्षण जब महिला और पुरुषों में आने लगता है तब निकलना ये शुरू होते हैं। जैसे कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछ आना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डिटेल में, दाढ़ी मूछ आना। ठीक है। तो इसका आंसर, और ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रजनीय यानी कि अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है अंडाणु उत्पादन के लिए? तो जब अंडाणु उत्पादन की बात करेगा तो ल्यूटिनाइजिंग, और लैंगिक लक्षण जब आते हैं तब महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। 15 पे चलते हैं कि सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? गोल्डन चावल का भी बहुत सुना होगा। बांग्लादेश वगैरह या पश्चिम बंगाल में उत्पादन इसका शुरू किया गया है। चीन की पीली नदी के तट पर उगाए गए चावल, लंबे समय के उपरांत पीली आभा टिंट वाले चावल, एक टेस्टजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है, चावल की एक जगनी किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। तो 15 का क्या आंसर होगा? 15 का होगा सी, एक ट्रांसजेनिक चावल।
कि किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होते हैं, कैरोटीन के लिए। ओके, ये विटामिन ए का स्रोत होता है। विटामिन ए को जब हमें लोगों मान लो विटामिन ए की कमी हो गई तो हमने पीडीएस सिस्टम में पीला चावल बांटना शुरू कर दिया, तो ए की कमी दूर हो जाएगी। तो उसमें मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा है सुनहरी चावल में निम्न से क्या मिलाया जाता है, किसके लिए सुनहरी चावल का यूज किया जाता है, तो विटामिन ए के लिए, विटामिन ए। ठीक है, ये संश्लेषित चावल होते हैं, संश्लेषित यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है विटामिन में। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रोन मेल, तो ये तो सबको पता होगा, आजकल सब यूज करते हैं। 16 का एक इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ईमेल के जन्मदाता कौन है, आर टॉमलिंसन, टॉमलिंसन। ये नहीं पूछेगा कभी भी, बस एक पता होना चाहिए। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति चालक, सुपरकंडक्टर, नैनो जो मटेरियल होते हैं, या समकलित परिपथ चिप जो होते हैं, चिप्स जो होते हैं। ट्रांजिस्टर किसके प्रयोग से हो पाया, तो 17 का क्या होगा, बी, माइक्रोचिप्स, बहुत छोटे छोटे आकार के जो प्रोसेसर लगाए जाते उसके कारण से ये संभव हो पाया है। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वो इसी के कारण संभव हो पाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, और चिप्स किसके बनते हैं, सिलिकॉन के। ठीक है, ये क्या होता है, ये अर्धचालक होता है, एक अर्धचालक। क्या ये अपने मूल रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है, नहीं, ये अलग अलग फॉर्म, जैसे सैंड में जो बालू होते हैं उसमें ही पाया जाता है। सियाल और सीमा पढ़ा होगा, पृथ्वी की परतें होती हैं, सियाल से सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सियाल और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाले मटेरियल में से एक है, लेकिन ये अपने मूल रूप में नहीं पाया जाता है। अगले पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, कालीबंगा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर तीनों भारत में है, तो कौन सा हो गया, हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है, हड़प्पा, रावी। ओके, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। आगे चलते, राजस्थान में क्या है, इनमें से कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल, लोथल कहाँ है, ये है गुजरात में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, शिव, मातृदेवी, विष्णु, पीपल। तो किसकी पूजा नहीं होती थी, तो 19 का हो जाएगा, विष्णु की पूजा नहीं होती थी, बाकी इन तीनों की होती थी। ये आदि पुरुष के रूप में इनके मिला है, आदि पुरुष। हमने ऐसा माना है कि एक सन्यासी जो बैठा हुआ है वो भगवान शिव का रूप है, वो ऐसा माना है हमने। मातृदेवी तो हैं ही, और वृक्ष पूजा भी उनमें होता था। निम्न से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में, 20 का आंसर। 20 का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ओके, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है, तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा, काशी का, काशी का राजा कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। काशी के क्षत्रिय शासक अजातशत्रु के यहाँ अनेक ब्राह्मण भी आध्यात्म ज्ञान के लिए आते थे। ओके, अगला है वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल होते हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताओ जल्दी से, 22 का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया है, समझे, अथर्ववेद। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद का ही गायन वाला रूप है सामवेद, गाने वाला। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म, निष्ठा, वैराग, अहिंसा। कौन सा है, 23 का। 23 का क्या हो जाएगा, सी, अहिंसा है उनका, अति होता है अहिंसा के प्रति उनका जुनून। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, बताओ ये जल्दी से। इसका 24 का क्या हो जाएगा आंसर, द्वितीय, द्वितीय। प्रतीत्य समुत्पाद 12 स्वरूप 4 आर्य सत्यों से ही निःसृत है। इसमें कुछ भूत पूर्व के कारण और वर्तमान के कार्य रूप हैं, और कुछ वर्तमान में कारण है। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या है, दुख, दुख समुदाय, और उसके बाद से क्या है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ना, इतना हिंदी छोड़ो, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कार्य और कारण का सिद्धांत। मतलब कोई कार्य हो रहा है
तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। ठीक है, अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसमें द्वितीय जो है ना, दुख समुदाय, समुदाय के कारण दुख होता है, ये कार्य कारण हो गया ना, बैठ रहा है उस पर कार्य और कारण, तो इसलिए इसको द्वितीय आर्य सत्य होगा। समझ गए? बाकी एक्सप्लेनेशन इसका अजीब दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का, सीता क्या होती थी? 9 जोते जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों को स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वनीय भूमि। तो 25 का क्या आंसर होगा? सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अगले पर चलते हैं क्वेश्चन पर, 26 नंबर पर। 26 है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्न से किससे संबंधित है? राजतरंगिणी कल्हन ने जो लिखा है, चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से। सी होगा, कश्मीर बहुत चर्चा में, कश्मीर फाइल देखी मैंने, अच्छी मूवी है। 27 है कि निम्न से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगामी का दमन किया? तुर्काने चहलगामी का दमन, पहले ये सुल्तान जो है ये इसी चहलगामी का सदस्य था, लेकिन जब ये सुल्तान बना तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर दिया इसने। किसने? 27 का क्या हो जाएगा आंसर? 27 का होगा बी, बलवन। और रक्त और लौह की नीति भी इसी की थी। अगला है किसी मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। मध्यकालीन शासक की बात कर रहे हैं। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? बहलोल लोदी, अफगानी सरदार था ये। तो ये सरदारों को मिला कर रखता था। अफगान में क्या होता है ना, कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता हो, तो ये सरदारों के साथ ज़मीन पर बैठ के शासन करता था। बहलोल लोदी, डी आंसर होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? बहुत ही बार पूछा है, बहुत बार। फिरोज शाह तुगलक ने, 1376 में। दुअस्पा सिंहस्पा किसने शुरू किया था? दुअस्पा और सिंहस्पा, तो दुअस्पा सिंहस्पा किसने शुरू किया था? जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। मनसबदारी प्रथा में इसको दुअस्पा और सिंहस्पा को शुरू किया गया था। तो दुअस्पा में क्या होता था? जो मनसबदारी प्रथा थी ना, उसमें क्या होता था? जात और सवार। मनसबदारी में जात और सवार कि कितने घोड़े रखा गए और कितना इसको वेतन मिलेगा। दुअस्पा में क्या होता था ना, 2 गुना घोड़े रखने होते थे, सिंहस्पा में 3 गुना। ठीक है, यही था मनसबदारी प्रथा। किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। क्या था ये? कि मुग़ल सेना में हर कोई सैनिक की भूमिका के लिए तैयार रहेगा। हर किसी का जात और सवार डिसाइडेड होता था कि आपको इतने घोड़े रखने हैं अपने साथ, हमेशा जंग के लिए तैयार, आपको इतना वेतन मिलेगा। तो यही होता था। जैसे बोला जाता था कि मान सिंह जो था उसको 5000 का जात मिला हुआ था, बड़े बड़े जात मिलते थे। ठीक है, बाद में इसको वंशानुगत कर दिया गया था, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार आ गया था। दुअस्पा सिंहस्पा किसने किया था? जहांगीर ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा। तो 31 का क्या आंसर होगा? दारा शिकोह। ये क्वेश्चन गलत है, इसको मत करना। इसमें ये पूछना चाहिए था हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन बाकी मुस्लिमों ने भी किया था, ऐसा नहीं है कि दारा शिकोह ने किया था। हाँ, इसने कुछ किताब जरूर किए थे, जैसे उपनिषद और कुरान की शिक्षाओं को एक करके इसने किताब लिखी थी। ठीक है, उसके अलावा भगवत गीता, योग विशिष्टा आदि पर फारसी में अनुवाद करवाया था इसने। ठीक है, और काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिरे अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। तो एक जुनून भले ही था इसका कि हिंदू मुसलमान के जो अच्छे ग्रंथ हैं उनको एक करके एक कॉमन विचार निकाला जाए, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि प्रथम मुस्लिम था जिसने अध्ययन किया। ठीक है, 32 है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था, या किसका विचार है? 32 का क्या होगा? RC मजुमदार जी का विचार है कि ना तो ये प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था, न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा ही था। 33 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? सब भूमि का मालिक कौन है? ईश्वर है। 33 का क्या होगा? कूका आंदोलन, चंपारण का नील आंदोलन, यूपी के 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध जो कृषक आंदोलन हुआ था, बंगाल का फराइजी आंदोलन। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, चंपारण आंदोलन के दौरान ये कहा गया था। तो BPSC के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगले पर चलते हैं। जब प्रेसेप्ट ऑफ जीसस द गाइडेड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक की पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? परसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक किसने लिखा था? ये तो पता ही होगा, राजा राम मोहन राय जी ने 1820 ईस्वी में लिखा था कि ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। निम्न से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज। तो इसका डी होगा सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, और इन्होंने ब्राह्मणों के जो राम भगवान जो हैं राम, इनका विरोध करने के लिए इसने बलि की पूजा शुरू की, बलि। तो 35 का क्या हो जाएगा? डी, सत्यशोधक समाज। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो याद होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स विल्किंस। इसने भगवत गीता की, जो विलियम जोन्स ने बनाया था ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसमें बहुत सारे किताबों का वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बनाया था। कब बनाया था? 1785-84 के आसपास। बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का या भारत के धर्म ग्रंथों का, एशियाटिक सोसाइटी नाम था, तो भारत और एशिया सब थे, लेकिन मुख्य तौर पर भारत के धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था। तो विल्किंस जो था ना, उसने भगवत गीता का किया था। विलियम जोन्स जो था, उसने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और मनुस्मृति का 1792 में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और 1792 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। 1918 में किस कारण से अंग्रेजों में कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? 1918 में 37 का क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट का कांग्रेस अध्यक्ष चुनना, या डी? तो इसका क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा। जो 1919 का मॉन्टेग्यू घोषणा है ना, वो भारत में 1919 में लागू हुआ है। उससे पहले 1918 में पारित हो गया था। तो बहुत सारे लिबरल कांग्रेसी थे जो इससे सहमत हो गए थे। पहली बार इसमें प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस से अलग होकर लिबरल फेडरेशन बना था। सूर्यनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, ये सब अलग हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू घोषणा। करजन वायली की हत्या का आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमनाथ। तो 38 का क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा। लंदन में कर्नल वायली की गोली मारी थी इसने। अगला है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। तो 39 का क्या हो जाएगा? भगत सिंह। निम्न से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह की बात कर रहा है ये। 40 का सी होगा। सबको पता है, चंपारण, पिछले साल भी पूछा था। कथन कारण दिया है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। खिलाफत आंदोलन ने कारण दिया है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो 41 का क्या आंसर होगा? सही है, कथन कारण दोनों ही सही है। खिलाफत आंदोलन। 42 पर चलते हैं कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण दिया है कि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 42 का भी ए हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन हैं। 43 है कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किन से? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। तो 43 का क्या आंसर होगा? कौन दे सकता है ऐसी चीज़ें? जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया। कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया। कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का होगा। कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया, डी। वैसे लीग ने जब अस्वीकार किया तो 2 आंसर आ गए, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो सही हो रहा है, ये भी तो सही हो रहा है। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? 3 जुलाई 1947 को किस पार्टी ने मनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 45 का क्या हो जाएगा? हिंदू महासभा ने मनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था? सभा कांग्रेस थी, वह कांग्रेस भारत। कितना सुंदर स्टेटमेंट है ये आंसर राइटिंग के लिए। संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था।
सभा कांग्रेस थी, वो कांग्रेस भारत। मोरिस जॉन्स, पॉल आर ब्रास, ग्रैनविल ऑस्टिन, रिचर्ड सीसन। किसने कहा था? तो 46 का सी हो जाएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था ऐसा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? 47 चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, भाईचारे का, समानता का। तो अशोक स्तंभ से लिया गया, ये न्याय का प्रतीक है। निम्न से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्नता और लोक कल्याण। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? लोक कल्याण की बात हमारे उद्देशिका में नहीं है। हम भारत के लोग, भारत को एक ये जो उद्देशिका है इसमें। 49 है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक में है? तो 49 का क्या हो जाएगा? 215, 275, 325, 355। तो 355 में है ये। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि, कानून और स्वाधीनता। यदि विधियां अधिक होगी तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। कौन सबसे अच्छा बता रहा है? तो 50 का क्या आंसर होगा? यदि विधि नहीं है तो स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता कहाँ से हो जाएगी? 51 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्र किसके संरक्षण के आधार पर युक्त युक्त निबंधन का अध्याधीन होता है? जो वाक्य की स्वतंत्रता है ना, कुछ भी बोलने का, उस पर एक युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है। तो उसके आधार क्या है प्रतिबंध के, ये पूछा है। देश की संप्रभुता, अखंडता, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, केंद्रीय सरकार के मंत्रिपरिषद की गरिमा, संविधान की क्रियारत रहने की गरिमा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 51 का ए हो जाएगा, देश की संप्रभुता और अखंडता। संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार। 52 का क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था, इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन में हटाया गया था इसको। अब 300 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 300, उसमें है संपत्ति का अधिकार। तो ये एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है? मूल अधिकार के हनन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है। कानूनी अधिकार के हनन के मामले में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, रिट जारी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो 53 का क्या हो जाएगा? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये तो मूल अधिकार है ना, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है? मंत्रिमंडलीय अपने यहाँ है, अध्यक्षात्मक अमेरिका में है। इनमें डिफरेंस कौन सा क्रिएट करता है? सरकार का निश्चित कार्यकाल तो दोनों ही जगह होता है ना। न्यायिक पूर्णावलोकन, तो अमेरिका में भी न्यायिक पूर्णावलोकन है। किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई कर सकती है कि ये मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा कहीं। विधायिका और कार्यपालिका से संबंध, तो ये होगा 54 का सी। जो अध्यक्षात्मक होता है अमेरिका, वहाँ विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग बॉडी होते हैं, ठीक है। दोनों मूल स्वतंत्र होते हैं अपने अपने स्वभाव में, जबकि जो अपने यहाँ होता है वहाँ विधायिका और कार्यपालिका का इंटीग्रेशन है, दोनों एक हो जाते हैं। मंत्री ही तो होता है किसी विभाग का मेन ऑफिसर, या जैसे कृषि है, कृषि में बहुत सारे ऑफिसर भी काम करेंगे, सबसे ऊपर कौन होगा? कृषि मंत्री होगा। 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एकल नागरिकता नहीं, अमेरिका में राज्यों की भी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, या ई ऑप्शन। तो 55 का क्या हो जाएगा? डी। मतलब संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह यही बोल रहा है ये, ठीक है। अगले पे चलते हैं 56 पर। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संविधान का संतुलन चक्र, कार्यपालिका, प्रेस, न्यायपालिका, विधायिका। 56 का क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। संविधान का संतुलन चक्र।
अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सुझाव दिया कि राजमन्नार समिति कौन से राज्य ने गठित की थी? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु क्यों गठित किया था? केंद्र राज्य संबंधों में से जुड़े विवादों को जो किस तरह से केंद्र राज्य संबंध को सही किया जाए उसके लिए गठित हुआ था। इसमें पूछा है कि राजमन्नार समिति की सिफारिश पर विचार और सुझाव दिया था अध्ययन समिति ने। तो क्या सुझाव दिए थे? समवर्ती सूची को अधिक विषय में रखा जाए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, आयकर एकत्रित करने के लिए शक्ति केंद्र सरकार की हो, अवशेष शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हों। तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, ये सुझाव दिया था राजमन्नार समिति के बाद। एक अध्ययन समिति बनी थी जिसने राजमन्नार समिति का अध्ययन किया और उसने बोला कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। ओके। और प्रथम उसके बाद है कि संविधान में राज्यसभा को 57 नंबर है कि 1971 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति बनाया था। ठीक है, 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्य सूची के विषय पर संसद जब कानून बनाएगी तो उसके बारे में सही नहीं है। राज्यसभा घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्र हित में है। 58 का ये तो सही है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 तो बिल्कुल विशेष बहुमत होता है, तो ये भी सही है, ये तो हो ही नहीं सकता। गलत पूछा है उसने। सी है कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सके, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का ये भी सही है, सॉरी, सी गलत था। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये गलत है। 58 में इसका आंसर पढ़ देता हूँ मैं। संविधान में राज्यसभा को 2 एकांकित शक्तियाँ प्राप्त है। पहला, राज्यसभा की बात कर रहा है, 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जो आईएएस वगैरह की सेवाएं हैं, वो उससे जुड़े कानून राज्यसभा में सबसे पहले बनता है। और दूसरा है 249, यानी कि राज्य सूची के विषय पर जब कानून बनाना होगा तो राज्यसभा में सबसे पहले बनेगा और राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वालों का सदस्य का कम से कम 2/3 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही होगा। अगला है कि 59, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल के 1000 और गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हम मतों की गणना करते हैं, इतना बड़ा लिख दिया, मतों की जो गणना करते हैं तो उस जनसंख्या, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है ना, एक विधायक है, उसके पीछे इतनी जनसंख्या खड़ी है, तो वो जनसंख्या कितनी है ये पूछ रहा है और किस वर्ष के हिसाब से है वो जनसंख्या। ठीक है, तो 59 का क्या हो जाएगा? अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव या कोई भी चुनाव 1971 के हिसाब से ही चल रही है। 1971 में जो जनगणना हुआ था उसी के हिसाब से हम मानते हैं अभी भी। ठीक है, जो राष्ट्रपति को एक विधायक वोट देता है तो 1971 में जो उसकी जनगणना थी उस क्षेत्र की, उतने लोगों का वोट उसको प्राप्त होता है। ठीक है, यही है, इसी को आधार माना गया है। एक प्रगतिशील कर में प्रत्येक व्यक्ति से कर की समान रकम वसूली जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंबानी एक ही कर दें और हम भी एक ही दें? नहीं। तो प्रगतिशील पूछा है तो 60 का क्या आंसर होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति समान प्रतिशत का कर वसूला जाता है? नहीं। कर आधार में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि होती है, तो यही होगा, सी है इसका आंसर। ठीक है, कर का जब आधार वृद्धि होता है, जब बताते हैं ना 10 लाख तक में इतना %, 10 लाख से ज़्यादा में 30%, 10 करोड़ से ज़्यादा में 40%, इस तरह का कर जो होता है इसी को प्रगतिशील कहा जाता है। कथन है कि राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर सरकार के अन्य देताओं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना। तो 61 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। कितना राजकोष से प्राप्त हुआ, कितना व्यय किया, उन्हीं दोनों को घटाने पर राजकोषीय घाटा मिल जाता है और ये बजटीय घाटे से बड़ा होता है। बजट तो राजकोष का एक छोटा सा भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? साख नियंत्रण का उपाय पूछ रहा है। साख नियंत्रण के 2 तरीके अपनाए जाते हैं ना, परिणात्मक जो एक होता है और एक होता है गुणात्मक। ठीक है, तो बैंक दर, साख जमा अनुपात, नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? वैधानिक तरलता अनुपात।
सॉरी, ये वैधानिक तरलता अनुपात को तो इंग्लिश होता है SLR, ये तो हो नहीं सकता। बैंक दर, बैंक रेट, BR, ये भी नहीं हो सकता। नगद कोष अनुपात, ये CRR हो गया ना, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, साख जमा अनुपात, ये कोई रिलेट नहीं कर रहा। बाकी ये तीनों जो है ना, बैंक दर, नगद कोष अनुपात और वैधानिक SLR, ये तीनों ही जो साख नियंत्रण का काम करते हैं। साख नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि देश में कितना करेंसी का फ्लो होगा और नहीं होगा, वो यहीं से नियंत्रित किया जाता है। ये सभी RBI के टूल हैं, बैंक दर, नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। SLR जो होता है वो बैंकों को उनके पास जितना नेट उनके पास पूंजी है उसका 1% अपने पास रखना होता है SLR में। और CRR में क्या होता है, ये RBI के पास जमा करना होता है। और बैंक दर क्या होता है कि इससे नीचे पर आप किसी को ऋण नहीं दे सकते हैं, एक 4% के आसपास या 5% के आसपास होता है, ठीक है। तो साख नियंत्रण का कौन सा होता है, साख जमा अनुपात नहीं है। बाकी ये तीनों ही हैं जो साख नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। इसके अलावा होता है खुली बाजार की क्रियाएं, कि बैंक RBI का क्या किया, बाजार में गया, बोला कि भाई बॉन्ड खरीद लो, करेंसी मुझे दे दो, सब समझ रहे हो ना, उसको खुली बाजार की प्रक्रिया बोलते हैं। बॉन्ड बेच के पैसे बाजार से ले लेना, या जब बाजार में पैसे देने होंगे तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड वापस दे दो, पैसे ले लो, समझ रहे हो ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, B। नरसिम्हन समिति का संबंध है किससे, 63 का क्या आंसर होगा, सबको पता होना चाहिए, C, बैंकिंग संरचना सुधार से। अनवरत योजना भारत में लागू की गई कब, 64, तो 1978 से 79, एक साल के लिए। अनवरत योजना जनता सरकार द्वारा लागू की गई थी। यह योजना गुन्नार मेर्डल द्वारा प्रतिपादित था। ये पूछा है, गुन्नार मेर्डल। जब इंदिरा गांधी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था, उसकी जब 1 वर्षीय योजना लाई थी। तो ये हो जाएगा 78, 79। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन, LK झा, VG कुरियन, मोरारजी देसाई। तो MS स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं, हरित क्रांति से। VG कुरियन किससे संबंधित हैं, दुग्ध उत्पादन से। LK झा किससे संबंधित हैं, तो LK झा किससे संबंधित हैं, LK झा संबंधित है तुम्हारे कराधान से। B का 5 हो जाएगा। तो अब मैच करते जरा, A का 3 इसी में है, B का 5, C का 2। मोरारजी देसाई, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण बढ़ाया था इन्होंने, D का 1, B आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध होता है किससे, तो 66 का क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध कृषि क्षेत्र से होता है सबसे ज़्यादा, कि आदमी की ज़रूरत है 2, लगे हुए हैं 5, समझ रहे हो ना। अगले पर चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है, घर्षणीय, प्रच्छन्न, संरचनात्मक, उपरोक्त सभी। तो 67 का क्या होगा, सारी बेरोजगारी है भारत में, भयानक तरीके से। 68 है कि सूची 1 को फिर से मिलाना है। 68 सबसे पहला है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब लाई गई थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2001 में लाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लाई गई थी, तो 1999 में लाई गई थी। रोजगार गारंटी योजना तो 1993 में लाई गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो 2000 ईस्वी में लाई गई थी। तो A का 4 किस में है, D में ही है, D आंसर हो जाएगा। A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन चालू और जो वो खाते आते हैं दसारे होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 69 का D हो जाएगा। पूंजी खाता, चालू खाता दोनों ही होते हैं ना। 70 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशतांक कितना था, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था, तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा, 17.70% से बढ़ी हमारी आबादी। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, कि पुरुष की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता में ज़्यादा अंतर नहीं है, किस राज्य में, 71 का क्या आंसर हो जाएगा, मेघालय में ऐसा है, ठीक है। नागालैंड में कितना है, नागालैंड में 82% पुरुष हैं और 76% महिलाएं हैं। मिजोरम में 93 और 89 का है,
ठीक है। केरल में कितना है 96 और 92 का। अब मेघालय में 76 और 72 का है। बिहार में कितना है बंधुओं 71% पुरुष हैं, 51% महिलाएं हैं। 20% का पुरुष और महिलाओं में अंतर है। 2011 जनसंख्या मैंने पढ़ाया है, देखना केबीसी न्यूज़ जाके। 72 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। 72 का क्या आंसर होगा? झारखंड में। पढ़ देता हूँ मैं। झारखंड में 949 है, 949। गुजरात में कितना है भाई? तो गुजरात में 919 है, अपना ही भाई है ये। 918 है अपने यहाँ है, 919 भी, हाँ 919 है अपने यहाँ, 918 के आसपास बिहार में। और राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943। ठीक है। अब महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 929 है। तो झारखंड का सबसे अच्छा हुआ ना, 949। अगले पर चलते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। 73 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। हमारी जनसंख्या निश्चित रूप से कम होगी। 74 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय प्रतिशत उच्चतम है? नगर में प्रतिशत वहाँ की सबसे ज़्यादा जनता रहती है। तो 74 का बी। छोटा सा राज्य है गोवा। 75 है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? एक ही राज्य है ऐसा, पढ़ा होगा तो, नागालैंड। 75 का ए। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? 90, 95, 2005, 2000 ईस्वी। नई जनसंख्या नीति को 76 का क्या आंसर हो जाएगा? 2000 ईस्वी में अपनाया गया। कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। राजस्थान की किस झील को रामसर आद्रसूची की आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान की किस झील को? जयसमंद झील, राजसमंद झील, अन्ना सागर झील, सांभर झील। तो 77 का क्या होगा? सांभर झील, सांभर झील। ठीक है। वर्तमान में भारत के कुल कितने हैं? 46 हैं, पढ़ लेना। बिहार का भी एक शामिल है। कौन शामिल है बताओ मुझे, मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का शामिल किया गया, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, और वाधावन कहाँ है? गुजरात में ही है। 2021 में इन सबको शामिल किया गया है। असम भर तो हो ही गया। राजस्थान में कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल्य स्रोत है, आदि दहन का मूल स्रोत है। जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। ये तो पता ही होगा, वायु प्रदूषण। 78 का सी। 79 है कि भितरकनिका कहाँ है? सष्टमकोट झील कहाँ है? कंजली कहाँ है? और दीपोर बील कहाँ है? दीपोर बील कहाँ है? दीपोर बील असम। भितरकनिका कहाँ है? भितरकनिका है उड़ीसा में। ये मैंग्रोव वाला क्षेत्र है, ये उड़ीसा को साइक्लोन वगैरह से खूब बचाती है। सष्टमकोट झील कहाँ है? तो केरल चलते हैं। कंजली कहाँ है? तो पंजाब में है। कंजली, रोपर, ये सब पंजाब में है। असम का बहुत ही अच्छा मैप से मैंने वहाँ पर जितने वन्यजीव अभयारण्य हैं पढ़ाया हुआ है, बहुत ही सुंदर मैप है वो। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वनारोपण से, अतिचारण से। तो इन तीनों से तो मृदा क्षरण को बढ़ा सकते हैं हम। पेड़ लगा दो, मृदा क्षरण नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन एक विश्व धरोहर है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गिरवन। तो नंदा देवी है। 81 का ये हो जाएगा। 82 है कि अनवरत जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संपन्न समझौते को कब मंजूरी दी? ठीक है, जैविक प्रदूषण से रक्षा के लिए है स्टॉकहोम सम्मेलन। 82 का क्या आंसर हो जाएगा? 2006 में इसको मंजूरी दी थी हमने। ठीक है। अगला एक निम्न से कौन एक मूंगा चट्टान नहीं है? एटोल, लैगून, बैरियर रीफ, फिंगिंग रीफ। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? लैगून। लैगून मूंगा चट्टान नहीं होता ना। लैगून क्या होता है? तो मूंगा चट्टान कौन कौन से होते हैं? एटोल, बैरियर रीफ और फ्रिंगिंग रीफ। लैगून क्या होता है? किसी समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला उथला सा जल क्षेत्र, जैसे लैगून झील है चिल्का। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? ऐसे गुजरती है अक्षांश, पहले याद रखना। यहाँ है सिक्किम, तीन में से किस से होकर गुजरेगा? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। 34 का क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान और सिक्किम एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन ऊंचाई के कारण टेम्परेचर में इतना अंतर है। 85 है कि पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्था कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर से दक्षिण लगाना इन सबको। तो इसका क्या आंसर होगा?
सबसे पहले कौन सा आएगा? लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद धौलाधर, फिर पीर पंजाल, उससे ऊपर कौन सा आता है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर धौलाधर और सबसे नीचे पीर पंजाल। ठीक है, याद रहेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, यही आता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। 2 4 3 1। रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सबसे पहले लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर आता है। एक बस ऊपर नीचे हो गया था। सबसे पहले लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर आता है। और लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी है। लद्दाख से ऊपर कौन सा आता है? काराकोरम। सिर्फ ट्रांस हिमालय के भाग हैं ये सब। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2 4 3 1, सी आंसर हो जाएगा 85 का। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर से दक्षिण का क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पर्वतमाला, पीर पंजाल तथा धौलाधर चोटियाँ मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग हैं। 86 पर चलते हैं। निम्न से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी में नर्मदा, तापी, महानदी और सोन। तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? तापी। मैकाल श्रेणी से उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी या पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, जबकि तापी नदी सतपुरा श्रेणी से निकलती है। तापी कहाँ से निकलती है? सतपुरा श्रेणी से निकलती है। और तापी या ताप्ती नदी सतपुरा पर्वत और अजंता श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। ओके, नर्मदा किसके बीच में? विंध्य पर्वत और सतपुरा के बीच में नर्मदा होती है, और सतपुरा और नीचे जो अजंता श्रेणी है उसके बीच में तापी प्रवाहित होती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, जल चक्र में, तापक्रम में। तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा? वायुमंडल में नमी कितनी है, इसी से तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। 88 का क्या आंसर हो जाएगा? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पर पूरा का पूरा 150 के करीब मैंने क्वेश्चन करवाए घटना चक्र से, जाकर जरूर करना। हर एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में तो जरूर पूछेगा, हर बीपीएससी में भी पूछता है। ठीक है, अगला है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, बम्बई हाई से, गुजरात तट से, तमिलनाडु तट से। तो 89 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, बॉम्बे हाई से। इसके बाद अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई, उसके बाद से कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है उससे किया जाता है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मकई और सरसों। ये तो सबको पता होना चाहिए बीपीएससी वालों को। 90 का क्या आंसर होगा? डी, सरसों खरीफ नहीं है, ये रब्बी की फसल है ना। कपास, जूट, अरहर, उड़द जो होती है, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी, सनई, ये सभी जो हैं ये खरीफ फसलें हैं। चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना व गेहूँ, ये सब क्या है? रब्बी की फसल है। रब्बी खरीफ तो जानते हो गए। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूरे सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णता पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में। बहुत खराब हिंदी लिखा है, आंसर हमारा पता होना चाहिए सबको। पूर्व सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में, जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होता है ना पूर्ण वाला, तब बिल्कुल चंद्रमा उसको ढक लेता है, तो उसके साइड से जो प्रकाश निकलती रहती है, जैसे लगता है कि रिंग है ये, इसी को बोलते हैं हीरक वलय। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका जो है महादेश, उसमें जो ऐसा भाग भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ देश हैं। इसका पूछा है इसमें कौन कौन से देश हैं। तो 92 का क्या आंसर होगा? 92 का होगा अल्जीरिया, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा तो बिल्कुल अटलांटिक महासागर के पास हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। लीबिया, सूडान और मिस्र। लीबिया तो तुम्हारा भूमध्य सागर के करीब में देश है, मिस्र भी नहीं हो सकता। तो 92 का आंसर। और देखते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, हाँ यही है। बोत्सवाना कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के ठीक ऊपर, तो ये भी नहीं है हॉर्न में। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? पश्चिम की यूरोप को जोड़ता है ये। ठीक है, तो ये कौन सा नगर है? आदान, अंकारा, इस्तांबुल, इजमीर। तो 93 का क्या आंसर होगा? सी, इस्तांबुल शहर जो है वो थोड़ा सा यूरोप में आता है, थोड़ा सा एशिया में आता है। इसके बीच से एक संधि जाती है जो इसको भूमध्य सागर को जोड़ती है काला सागर से। उस संधि का नाम बताओ, मैंने बताया हुआ एक मैपिंग के वीडियो में, जब मैंने काला सागर कराया हुआ है तो। ठीक है, अगला है कि अल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया। रोमानिया कहाँ से आ गया? 94 का, रोमानिया तो हो ही नहीं सकता।
तो पहला आंसर काट दो। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हाँ ये हो सकता है, थोड़ा एलिमिनेशन कर दे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, स्पेन तो बिल्कुल नीचे हो गया, ये भी काट दो। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, तो ये भी काट दो। देखो आंसर ऐसे ही निकाला जाता है, बी। क्या हो नहीं सकता, अगर ये पता हो तो भी 3 आंसर काट सकते हैं। 95 है, मिलाना है। एल्ब, लिम्पोपो, लोयर, पराना, ये नदी है सारे। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटीना। अब मिलाओ 95 नंबर का। एल्ब नदी कहाँ बहती है? ये जर्मनी में बहती है। लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है? लिम्पोपो चले जाओ बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका। चलो दक्षिण अफ्रीका चलते हैं भाई। लोयर नदी कहाँ बहती है? ये फ्रांस में बहती है। पराना नदी कहाँ बहती है? तो अर्जेंटीना में बहती है। तो ए का 3, बी का 1, एक में ही है, ए आंसर हो जाएगा इसका। 96 है कि हॉर्न अंतरीप, कैमोरिन अंतरीप, गुड होप अंतरीप, यार्क अंतरीप। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ अंतरीप क्या होता है। जैसे अपने यहाँ भी है ना कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी जो है। किसी भी महादेश या देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो समुद्र से मिलता है। जैसे अगर अफ्रीका की बात करोगे तो अफ्रीका महादेश जो है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वहीं पर होता है केप ऑफ हॉर्न। वहीं पर है मैं भूल रहा हूँ उसका नाम अभी, हाँ उसका नाम मैं बता रहा हूँ, केप ऑफ गुड होप नाम है उसका, ठीक है। तो जैसे भारत में कन्याकुमारी हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर जैसे दक्षिण अमेरिका है उसका सबसे नीचे वाला भाग यहाँ पर यह है केप हॉर्न, समझ गए। तब मैच करते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा होगा 96 का। तो केप हॉर्न जो अंतरीप है अर्जेंटीना में हो जाएगा क्योंकि दक्षिण अमेरिका का देश तो इसमें एक ही है। तो चलो सी हो गया। कैमोरिन अंतरीप कहाँ हो जाएगा? उससे पहले मैप करते गुड होप अंतरीप को, तो सी का 4। और कैमोरिन अंतरीप को इसको कहते हैं, कन्याकुमारी को ही कहते हैं भारत। और यार्क अंतरीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो महासागर में है। तो इसका क्या आंसर होगा? ए का 3, बी का 1, 2 में है, सी का 4, तो डी आंसर हो जाएगा। समझ गए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ये शैवालों का और पूरा का पूरा एक इतना ऊंचा सा अच्छा खासा ऊंचाई का बना हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया को इधर से जो सुनामी वगैरह आती है उनसे बचाता है ये। तो कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में है। 97 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए शब्द का आवश्यक अंश है। पुस्तक, पुस्तक का आवश्यक अंश क्या है? उपन्यास, सीखना, पृष्ठ या चित्र। 98 का क्या आंसर हो जाएगा? पृष्ठ। बिना पृष्ठ के पुस्तक कैसे होगा? बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? मधुबनी, चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। तो 99 का क्या आंसर होगा? मधुबनी और दरभंगा। मेरा इलाका मिथिलांचल वाला, ठीक है। मौसम मिथिलांचल, मौसम मछली, माछ, पान, मखान, ये 3 होते हैं हमारे यहाँ। चलो 100वां क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? उत्पादन में सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सी दालें होती हैं? तो 100 का क्या हो जाएगा? सी, मूंग व मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मैंने पूरा बिहार की कृषि में ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, गन्ना उत्पादन में कौन सा आता है। तो 101 का क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस ज़िले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? किस ज़िले में सबसे अधिक? ये सब किया है हमने। 102 का सी हो जाएगा, रोहतास। बिहार के एग्रीकल्चर में सब किया है हमने। बिहार के वे ज़िले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम महिला साक्षरता दर थी? सबसे कम महिला साक्षरता दर 103 का क्या आंसर हो जाएगा? सहरसा और मधेपुरा है, 2 ऐसे ज़िले हैं। कोसी बेल्ट वाला ज़िला जब आए तो उनको सबसे पहले देखना, उसमें सहरसा मधेपुरा है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? गया, पटना, बोधगया और भागलपुर। 104 का क्या आंसर हो जाएगा? 104 का हो जाएगा ई। कौन सा है? राजगीर है ना। आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, नीचे काम चल रहा थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही, उसके लिए माफ़ी, ठीक है। आज टॉलरेट कर लेना। 105 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य? तो ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, बिहार से थे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 106 का क्या आंसर हो जाएगा? हजारीबाग में हुआ था, हजारीबाग में।
1921 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। याद होगा, सब पढ़ाया हमने मॉडर्न हिस्ट्री में, KBC नैनो से जे। 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। 107 नंबर पे चलते हैं। बिहार का चिरांद नामक पुरा स्थल के प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद में कौन सी स्थिति है? सबसे पहले कहाँ है ये? सारण में, छपरा के समीप ही है। 107 का क्या आंसर हो जाएगा? नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो 108 का क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी 1906 से 1907 में। ऐसे ही पूछेगा BPSC में भी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, जयराम दास दौलतराम, जयप्रकाश नारायण। तो 109 का क्या आंसर होगा? जयराम दास दौलतराम। 110 पे चलते हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो बिहार में बनाई गई है। 111 है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? आ गया क्वेश्चन। 111 क्या हो जाएगा? ए, बेगूसराय में है। बेगूसराय में क्या नाम है उसका? बेगूसराय में उसका नाम है, क्या नाम है बताओ? बेगूसराय में बिहार का पहला रामसर क्षेत्र बेगूसराय में कबार ताल अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वेटलैंड बनाया गया है। कौन सा? कांवर ताल जो है, कांवर ताल बेगूसराय में, कांवर ताल। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है? 112 क्या हो जाएगा? मोतिहारी से। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था मोतिहारी के अमेलखगंज नेपाल से, और ऐसे नेपाल जाती है मोतिहारी से अमेलखगंज नेपाल। ठीक है, यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर है, दक्षिण एशिया की। अब मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, अपने से PDF में मिल जाएगा अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो। अभी हम GS का प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? 123 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक किसका है बिहार में? 123 का क्या हो जाएगा? C, प्रति हेक्टेयर पूछा है, ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कितना किसका होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? बजट की बात कर रहा है। वार्षिक बजट शब्द कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये कौन सा है? आर्टिकल 112। 124 का C हो जाएगा। ठीक है, 125 नंबर है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? 125 का क्या हो जाएगा? R.K. शनमुखम चेट्टी साहब ने। बहुत बार ये पूछा है, बहुत बार। बजट 21-22 के अनुसार 5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 126 का क्या आंसर हो जाएगा? D, 0। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट 21-22 में वित्त वर्ष 21-22 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 127 का क्या आंसर हो जाएगा? 127 का हो जाएगा D, 11% तक। वैसे ये क्वेश्चन अब इरिलेवेंट बन गया है। क्यों? ये ऊपर वाला सही है, क्योंकि वो तो अभी भी वही है, 5 लाख तक में कोई कर नहीं लगेगा। ये करंट अफेयर का हो गया। अब हम 22-23 पढ़ेंगे। हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? विश्व का पहला, भारत के बाहर। 128 का क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिका में किया गया। ठीक है, अमेरिका में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजल्स में किया गया, अमेरिका के। 129 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मारियार फेरेंडा, एंड्रेजा किस्का, वोल्कन वोजाकिर, जोसेफ गरवा। तो 129 का क्या हो जाएगा? C, वोल्केन वोजकिर। तुर्की के राजनयिक हैं ये। ठीक है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 75वें अध्यक्ष सत्र के लिए। 130 नंबर है कि बजट 2020 में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था PPP के अंतर्गत जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया था। मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पताल A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 130 का क्या हो जाएगा? C, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल, इन दोनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जोड़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार 24-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करना होगा? तो 131 का क्या हो जाएगा? $1.4 ट्रिलियन। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ग्रीन बॉन्ड। 132 का क्या हो जाएगा? B, दूसरे स्थान पर है।
ग्रीन बॉन्ड बाजार की श्रेणी भारत विश्व दूसरे स्थान पर है। ग्रीन बॉन्ड को पहली बार विश्व बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा 2007 में लाया गया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले यस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? 133 का क्या हो जाएगा? ए अमेरिका। 134 है कि वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो 134 का क्या हो जाएगा? 35%। बजट 2020 ने कानून और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया था? नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 135 का सी हो जाएगा। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी या नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, तो यही था इसमें। 136 है कि 3 वर्षीय आर्थिक गणना का उद्देश्य क्या है? 3 वर्षीय आर्थिक गणना का उद्देश्य क्या है? रोजगार के सटीक आंकड़े इकट्ठा करना, बिल्कुल सही। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का सर्वेक्षण, ये भी सही है। औपचारिक व अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र में श्रमिकों का आर्थिक गतिविधियों का आकलन, तो ये भी सही है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 137 है कि पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला था? 2020 का करंट अफेयर पूछ लिया है इसने। गलवान घाटी था वो। किस नदी के किनारे है? गलवान। अब बताओ गलवान किसकी सहायक है? श्योक। श्योक नदी किसकी सहायक है? सिंधु। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? 138 का क्या आंसर हो जाए? कुशीनगर। विश्व में सब्जी उत्पादन देशों में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 139 का होगा डी, 11%। विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, विश्व में सब्जी उत्पादन देशों भारत का 11.62% योगदान है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। 20वीं पशुधन के आधार पर देश में कुल कितनी पशुधन आबादी है? पशुधन की आबादी देश में कुल कितनी है? 140 का हो जाएगा 535.78 मिलियन। ठीक है, और 2012 की तुलना में कितने परसेंट बढ़ गए? 18.6% बढ़ गए। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, KBC नैनो वाले बुक में पूछता है इससे क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय क्या था? 141 नंबर क्वेश्चन। इसका विषय क्या था? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, यही था, डिजिटल विभाजन को कम करना। 142 पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पेरियार जी के जयंती सामाजिक न्याय के रूप में मनाने की घोषणा की है? पेरियार जी के जयंती को सामाजिक न्याय के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 142 का क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु। 143 है किस राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का प्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की शुरुआत की गई है? तो 143 का क्या आंसर हो जाएगा? ई दिया है। राजस्थान ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली बार शुरू किया है, राजस्थान ने। ठीक है, NH पर। यूपी में एक्सप्रेसवे पर किया गया था, आगरा एक्सप्रेसवे पर। हाल ही में कौन से रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया था? तो 144 का क्या हो जाएगा? डी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुर, मुख्तार अब्बास नकवी, घयोरुल हसन, आतिक रशीद। 145 का क्या हो जाएगा? इकबाल सिंह लालपुर। अल्पसंख्यक आयोग। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है? 146 का क्या आंसर हो जाएगा? ई। 146 का ई होगा। 7 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर। 8 और 6 दोनों दिए हैं। किस बैंक ने फरवरी तथा मार्च 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल पेमेंट स्कोर बोर्ड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल पेमेंट स्कोर बोर्ड में किस बैंक ने प्राप्त किया था? 147 का क्या हो जाएगा? 147 का भी ई दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्राप्त किया था, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हुआ, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में की बात कर रहे थे। 148 का क्या हो जाएगा? अवनी लखेरा। 149 है कि वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? तो 149 का क्या हो जाएगा? ई दिया है आंसर। और गुजरात सरकार ने शुरू किया है, गुजरात। ठीक है, गुजरात। 50 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता से बेदखल कर दिया गया? तो म्यांमार। 150 का
म्यांमार भी होगा, वैसे इसका आंसर सी दिया है, गिनी। गिनी के राष्ट्रपति को वहाँ की सेना ने बेदखल कर दिया, इसका आंसर ई होना चाहिए, म्यांमार भी तो है। ठीक है, तो हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तीसरा टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कितने सही हुए ये भी बताना, शेयर कर देना थोड़ा सा वीडियो को। थैंक यू सो मच।